नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जेईई मेंस इंजीनियरिंग परीक्षा 2020 का परिणाम, शहर के प्रतीक तिवारी ने अर्जित किए 98% अंक। सुर्खियों में नगर पालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने की खबर, दावेदार हुए सक्रिय। बैहर लामता क्षेत्र में झमाझम बारिश, 35 लाख रुपए से अधिक की भीगी धान। समर्थन मूल्य धान खरीदी में लापरवाही, 9 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस। पुलिस ने की कार्रवाई, 3,50,000 की देसी शराब सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 व्हीलर की चपेट में 13 वर्ष की बालिका की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। रैरा नदी LIG MIG पर परमिशन, PM आवास शहरी योजना हितग्राही को मिलेगा लाभ। और व्यापारी का 91 कट्टी धान पकड़वाया, ट्रैक्टर सहित धान जब्त, पुलिस में प्रकरण दर्ज। और अब समाचार विस्तार से। जिले के 4 नगरीय निकाय के कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही लगातार यह सुर्खियां बनी हुई थी कि जल्द ही प्रशासक पालिकाओं की कमान संभाल लेंगे। लेकिन एक दिन पहले खबर आई कि सरकार कार्यवाहक अध्यक्ष बैठाने की तैयारी कर रही है। इस विषय पर जब कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के वरिष्ठ पदाधिकारियों से चर्चा की गई तो मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। जहां भाजपा ने इसका विरोध जताया तो कांग्रेस ही अपने आला कमान के हर फैसले से खुश नजर आई। नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष रह चुके रामभाऊ पंचेश्वर ने एक स्वर में कहा कि सरकार के हर फैसले का स्वागत है। प्रशासक के बैठने से जनता के काम नहीं होंगे। कार्यवाहक अध्यक्ष जनता के बीच का होगा, निर्वाचित पार्षद होगा जो जनता की परेशानियों को बेहतर समझता है। अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई यहाँ लेटर भी नहीं आया, कोई पत्र नहीं आया। बाकी लेट जो चुनाव है 6 महीना इसलिए लेट हो रहा है कि परिसीमन ये वो सब देखती हुई सरकार भी देख रही है कि कम से कम 6 महीने लेट तो चुनाव होंगे। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी 12 तारीख से लेकर आज ये तारीख हो गई है, ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई लेटर नहीं आया, ना पार्टी की ओर से ऐसा कोई ट्वीट मिला है कि भाई ये समिति बनेगी या ये बनेगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसके लिए कहना अभी हमारे बड़े नेता जो है वो सोच रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? नहीं तो अभी ऐसा कहीं से ट्वीट मिला नहीं ना अपने को। अगर ऐसा होता है तो फिर नहीं, ऐसा होता है तो अच्छी बात है, फिर जनता को भी सपोर्ट मिलेगा। और नहीं तो फिर 6 महीने गए चुनाव है और यदि प्रशासनिक अधिकारी बैठता है यानी सरकारी अधिकारी तो जनता को परेशानी होगी इसमें। यही नहीं, नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भीम फुलसुंघे तो बताते हैं कि उनकी पार्टी द्वारा जल्द ही स्थानीय स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है जिससे जनता की परेशानियों का निराकरण किया जाएगा। यदि सरकार ने कार्यवाहक अध्यक्ष बैठाने का निर्णय लिया है तो वह कुछ सोच समझकर ही लिया होगा। वे इस फैसले का स्वागत करते हैं। इसमें जो है सरकार यह चाहती है कि चुनावी प्रक्रिया उसको नियम से अपना करे और जनता के हित में जो कार्य हो सकता है ऐसी सोच शासन की बन रही है। हम कांग्रेस की पार्टी के सभी लोग, सभी सदस्य ये चाहते हैं कि जो जनता की सेवा मिलना चाहिए जो अभी तक नहीं मिली है उसको उनकी बुनियादी व्यवस्थाएं सभी होना चाहिए। इन्हीं सभी सोच को लेकर कांग्रेस संगठन ने अपना एक निर्णय लिया है कि जो चुनाव विलम्ब से होंगे जिनमें समय है उनमें एक समिति का गठन किया जाए और जनता की समस्याओं का निराकरण किया जाए। और ऐसा कांग्रेस संगठन और कांग्रेस अपनी जीत के लिए सुनिश्चित करे, ऐसा कोई कार्य कर सके। हम सब यह चाहते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष बैठे और जनता का कार्य कर सके। संगठन ने अगर सोचा है तो उचित है। हम तो यह चाहेंगे कि संगठन में बैठकर जनता की बुनियादी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। अगर कांग्रेस ने अगर यह सोची है तो हमारे संगठन वाले ऊपर की सोच है। सभी का निर्णय स्वागत योग्य है। वर्तमान परिषद में उपाध्यक्ष रह चुकी वीणा कनौजिया बताती हैं कि उन्हें वर्तमान घटनाक्रम के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। वे तो ये भी मानती हैं कि सरकार जल्द से जल्द चुनाव करवाए, निर्वाचित सदस्य पदाधिकारी नगर पालिका में बैठें और जनता की हर परेशानी का निराकरण किया जा सके। देखो, मैंने तो आज तक सुनी नहीं हूँ कि कार्यवाहक अध्यक्ष नगर पालिका में बैठता है।
अब कांग्रेस की क्या मुहिम चल रही है ये मेरे को पता नहीं है, पर अभी मुझे वर्तमान में कुछ दिन पहले पता चला था कि एसडीएम या कलेक्टर बैठ सकते हैं, पर ऐसा बैठना नहीं चाहिए। एक तो इन्होंने परिसीमन करा, परिसीमन का भी परिणाम कुछ नहीं निकला अभी तक, ना उसका समझ में आ रहा है कि परिसीमन होगा कि नहीं होगा। फिर अभी सुनने में आ रहा है कि चुनाव 4 या 5 अप्रैल या मई में होंगे। अब उस पर भी हमको विश्वास नहीं हो रहा कि अप्रैल मई में होंगे कि नहीं होंगे, कि वो भी आगे चल जाएंगे। तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अब इसकी जानकारी मेरे को आपसे ही पता लग रही है कि कार्यवाही के अध्यक्ष बैठने वाले क्या खुश रहेंगे। हम तो चाह रहे थे जल्दी से जल्दी चुनाव होता, परिसीमन हो जाता, परिसीमन के बाद आरक्षण होता, आरक्षण के बाद जिसको टिकट मिलती सब चुनाव लड़ते और जो अध्यक्ष बनता वो कार्य करता। बात जब पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी तक पहुंची तो उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया और कहा कि सरकार चुनाव से भाग रही है। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती। सरकार को डर है कि वह इस चुनाव में हार जाएगी, इसीलिए चुनाव को 1 साल तक टाल दिया गया है। वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार चुनाव ज़्यादा कराती नहीं है। 1999 से पहले अनेक वर्षों तक चुनाव नहीं हुए। 10-10, 12-12 साल तक कांग्रेस के शासन में चुनाव नहीं होते। अभी तो मेरे को लग रहा है साल 6 महीने में तो चुनाव करा ही लेंगे। चुनाव से थोड़ा मुझे लगता है कि वो भागती है, इस जनता का सामना करने में थोड़ा सा उसको। अब देखेंगे सहकारिता के भी चुनाव नहीं हुए, इसके भी चुनाव नहीं हो रहे हैं, तो चुनाव कराने में थोड़ा हिचक तो रही है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद हम काबिज हो पाए कि नहीं आ पाए। तो इसलिए इनका 1 साल तो निकालेंगे इसी। सर क्या लगता है सर, जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष बिठाने के मूड में, मैंने कहा ना, जनता को फेस करना हिम्मत नहीं हो रही उनकी। कांग्रेस की जनता से फेस नहीं, तो चुनाव का समय आए चुनाव करा देना चाहिए। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी रही, कभी स्थिति नहीं आई इस टाइप की। नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष अनिल सोनी बताते हैं कि सरकार जो भी फैसला करे वह जनता के हित में करे, चाहे वह कार्यवाहक अध्यक्ष बैठा है या प्रशासक। जनता को कहीं से भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और प्रशासक की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, जिससे निश्चित तौर पर आम जनता के कार्य प्रभावित होंगे। अभी तो खैर फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में प्रशासनिक स्तर पे जो काम होना है वो कार्य प्रभावित होंगे, जिससे आम जनता को बहुत परेशानी होगी। अगर सरकार कार्यवाहक अध्यक्ष बनाती है तो ठीक है, लेकिन जनता को उसके बनने से राहत मिलेंगी तो ये अच्छा कदम है जो भी हो। लेकिन नगर पालिका कार्यकाल के बाद भी नगर पालिका सुचारू रूप से चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और जिस प्रकार के भी जनता को लाभ मिलने के लिए, जनता के काम करने के लिए कोई भी व्यवस्था अगर सरकार कर सकती है तो शीघ्र करना चाहिए, ताकि जनता को परेशान ना होना पड़े। सर इस जगह भाजपा को बैठा लेंगे या कांग्रेस पार्षदों को? नहीं, जहाँ तक सरकार सत्ताधारी पक्ष जो है अपने पक्ष के ही पार्षदों को बैठा लेंगे, अपने पक्ष के ही लोगों को बैठा लेंगे। शुरू से ऐसा ही होते आया कि जिनकी सरकार रहती है उन्हीं के पक्ष का व्यक्ति बैठता है। तो निश्चित है कि कांग्रेस पक्ष का ही व्यक्ति प्रशासक के रूप में बैठेगा। इन सभी अटकलों के बीच कार्यवाहक अध्यक्ष की दौड़ में सबसे वरिष्ठ कांग्रेसी पार्षद शफकत खान बताते हैं कि यह पार्टी आला कमान का निर्णय होगा कि वह अन्य नगर पालिकाओं की तरह प्रशासक बिठाए, फिर कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करें। वे मानते हैं कि जो भी निर्णय शासन लेगा वह जनता के हित में होगा। सरकार जो फैसला लेगी जनता के हित में फैसला लेगी, और सरकार का ये फैसला हुआ है कि प्रशासक की नियुक्ति होगी। जब तक सरकार प्रशासक की नियुक्ति नहीं करती, जब तक कहना उचित नहीं है कि आगे की रणनीति या आगे की नियुक्तियां क्या होंगी। सर्वप्रथम तो उन्होंने कई जगहों पे प्रशासक की नियुक्ति कर दी है, कई जगहों पे होना है, कई नगर पालिका की, कई नगर निगम का भी कार्यकाल समाप्त होना है। ये सारी चीज की रास्ता शासन देख रहा है, प्रशासन क्या करता है उसके बाद ही उचित हो। देखिए, सरकार जो फैसला लेगी वो सरकार क्या फैसला लेगी उस पर डिपेंड है कि उसका क्या फैसला है और किस लोगों की नियुक्ति होती है, किस समिति की नियुक्ति होती है, ये सरकार ही तय करेगी। फिर भी आपको तो कुछ जानकारी होगी क्या, किस तरीके के तैयार करना? अभी सरकार ने फैसला नहीं ली है तो हमें जानकारी क्या होगी? सरकार के फैसले के ही बाद हमारे तक जानकारी आएगी। विकास तो जैसा चल रहा है, जैसे काम होना है
पहले अध्यक्ष और परिषद होती थी, आज मुख्य नगर पालिका अधिकारी पहले भी थे और आज भी हैं, तो उनके माध्यम से काम होंगे। जिले की 4 नगर नगरीय निकायों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और शासन प्रशासक पर फैसला नहीं ले रही, जिस कारण लगातार अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। प्रशासक वर्सेस कार्यवाहक अध्यक्ष की कहानी ने निश्चित ही नगर पालिका की राजनीति में और अधिक ट्विस्ट ला दिया है। देखना अब यह है कि यह कहानी किस ओर मोड़ लेती है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए महेंद्र सिंह उइके की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया साइकिल रैली स्वस्थ रहे खुशहाल रहे के संदेश को नेहरू युवा केंद्र के द्वारा आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में 18 जनवरी को शहर में नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से हर वर्ग के लिए मुल्ला स्टेडियम से साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में स्कूल और कॉलेज के छात्र शामिल हुए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा विशाल मकसद है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका मकसद ये है कि फिट इंडिया, फिट बोले तो स्वस्थ कैसे रहें और तंदुरुस्त कैसे रहें हम। तो उनका आशा ये है कि प्रत्येक आदमी सवेरे जल्दी उठने के बाद में या तो वो मॉर्निंग वॉक में जाए, या तो योगा करे, या तो सूर्य नमस्कार करे, या किसी भी तरह से अपना बॉडी का मूवमेंट बनाए रखना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। तो ये मेन मकसद है उनका कि हमारे देश में अगर हमारे देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारा देश मजबूत होगा और हमारा एक फिट इंडिया मूवमेंट है वो सफल होगा। देश को पोलियो मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक बार फिर 18 जनवरी से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। इसी कड़ी में शनिवार को जिला अस्पताल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RC पनिका ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में जिले के भीतर 1 लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। 2020 ले जाएं, पल्स पोलियो की दवा पिलाएं, अभियान को सफल बनाएं। बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। याद रखें। अन्य जिलों के प्रदेश में बालाघाट में भी हम पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण इस वर्ष का आरंभ कर रहे हैं। कल होगा और इसके लिए विभिन्न स्थानों पर माननीयों के द्वारा उद्घाटन कराया जाएगा और सभी जगहों पे हम बच्चों को मोबिलाइज करने के लिए स्कूल के बड़े बच्चों को इसमें निर्देशित किया है, उनका सहयोग लिया जाएगा। साथ में आशा कार्यकर्ता और अन्य गांव के सरपंच सचिव उन लोगों की हेल्प लेकर सारे बच्चों को जो 5 साल तक के बच्चे हैं सभी बच्चों को बूथ तक लाया जाएगा। हमारा उद्देश्य होगा कि 18,800। एक दिन पहले ही पद्मेश न्यूज ने राशन दुकान में सर्वर की परेशानी और आवंटन का आधा मिलने की खबर दिखाई, जिसके बाद हमें लगातार हितग्राहियों के फोन आने लगे और उन्होंने अपनी परेशानी हमें कुछ इस तरह से बताई। कोसमी पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य जुगल बम्बूरे ने बताया कि गांव के राशन दुकान में घटिया स्तर का गेहूं वितरण किया जा रहा है। इस बात की शिकायत उन्हें मिल रही है, जिसकी शिकायत वे वरिष्ठ अधिकारियों से करेंगे और मामले में कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। गेहूं मिल रहा है, बहुत खराब क्वालिटी का मिल रहा है, जो मिट्टी रेत ये सब मिक्स होते हैं, जिसको घर में खाने लायक का नहीं है। वही चीज़ के मैं देखने राशन दुकान आया, डीलर द्वारा बताया गया CWC से जो अनाज आता है वो ऐसे ही आ रहा है, तो हमारी कोई गलतियां नहीं है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि सरासर जनता को जो चावल और गेहूं खास तौर से गेहूं दिया जा रहा है वो बहुत लो क्वालिटी का दिया जा रहा है, बहुत ख़राब क्वालिटी का दिया जा रहा है, जिससे खाने से आदमी तो तंदुरुस्त की जगह बीमार हो जाएगा। तो क्या चाहते हो? नहीं, इसकी अब यहाँ से लिखा पढ़ी करके मैं ले जाता हूँ और कलेक्टर साहब से चर्चा करता हूँ, चौधरी जी से चर्चा हुई, जिला खाद्य अधिकारी जी से,
कि जब आवंटन 200 कुंटल। हितग्राहियों ने भी अपनी परेशानी बताई कि गेहूं में इतनी अधिक मिट्टी है कि उसे बार बार धोने से भी वह साफ नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें बहुत अधिक परेशानी हो रही। तो घर में धुले तो कम से कम 4 बार मम्मी ने गेहूं धुली, उसमें बहुत मिट्टी निकल रही थी धुलने में, कम से कम 2 से 2.5 किलो मिट्टी। तो क्या खराब दे रहे हैं क्या पूरे? हाँ, बहुत खराब गेहूं आ रहा है। क्या क्या ले गए थे कल? कल गेहूं ले गए थे। और चावल वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? चावल नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा चावल? अब इस बारे में तो हमें मालूम नहीं है। कोसमी राशन दुकान के सेल्समैन भी मानते हैं कि वर्तमान समय में जरूरत के मुताबिक राशन का आवंटन नहीं हुआ है, इसलिए हितग्राहियों को कम राशन वितरण हुआ है। गेहूं खराब है, इस विषय पर वे कहते हैं कि जैसा अनाज वरिष्ठ स्तर से भेजा गया है उसे ही प्रदाय किया जा रहा है। सर ये तो अपने मतलब FCI से सप्लाई होता है हमको, इसको तो हम लेने जाते नहीं, गाड़ियों से माल आता है और हम लोग खाली करवाते हैं। तो आप दे रहे हैं लोगों को? जो जैसा आ रहा है उसी टाइप का दे रहे सर। और चावल क्यों नहीं दे रहे? चावल अभी आवंटन आने को है साहब, जो कटा हुआ है। कितना आवंटन आता था पहले? पहले 202 कुंटल कुछ किलो आता था सर। और अभी? अभी 52 कुंटल 52 kg है। कितने हितग्राहियों को दे दिया आपने? फिर भी 700 कार्डधारी हो गए। 21वीं सदी में चाहे सारे बैंक अपडेटेड होकर नई तकनीक पर सवार हो चुके हों, लेकिन सहकारिता बैंक आज भी पुरातन काल की बैंक की तरह ही काम कर रहा है। इस बात के दर्जनों उदाहरण सामने दिखाई देते हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। 2 वर्ष पहले सहकारिता विभाग ने बड़े ही तामझाम के साथ जिले के 90,000 किसानों में से 45,000 किसानों को रुपए कार्ड बांटे थे, जिससे वे अपने उपज का पैसा इस कार्ड के माध्यम से किसी भी ATM से निकाल सके। लेकिन इन कार्डों का हुआ क्या, और यह कार्ड कैसे काम कर रहे हैं या केवल कचरे के डिब्बे में रखने के काम आ रहे हैं, ये तो हितग्राही किसान ही बता रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी उनकी परेशानी। आपको कुछ दिन पहले जिला सरकारी बैंक से ATM मिला होगा, क्या वो काम करता है क्या? नहीं, काम नहीं करता है। कब मिला था आपको? 2 साल पहले मिला है। 2 साल हो गए। तो यूज किए थे आपने उसका? उसका उपयोग किए ही नहीं। अभी तक नहीं किया? नहीं। क्यों? बताया नहीं। तो आपने बैंक में पूछे नहीं कि भैया इसका उपयोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे करके? उनने भी नहीं बता पाया। बैंक भी जानकारी नहीं दे पा रही है। जिला मुख्यालय से 1-2 किलोमीटर नहीं, 17 से 20 किलोमीटर दूर के किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उन्हें फसल का भुगतान चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्हें ATM नहीं मिला, लेकिन परेशानी ये है कि सहकारिता विभाग ने ATM तो हाथ में दे दिया, लेकिन उनके विषय में कुछ बताया ही नहीं। डेबिट कार्ड मिला है? मिला है। कौन सा कार्ड मिला आपको? वो ATM कार्ड मिला है। ATM कार्ड मिला? यूज करते हैं उसका? नहीं साहब, हम अपर आदमी हैं, हम उसका यूज नहीं कर पाते। तो कुछ परेशानी आती है क्या उसमें? अब उसका क्या फायदा है ना क्या नुकसान है? कभी पैसा निकालो आपने? नहीं, ATM से पैसा नहीं निकालते। तो बैंक की चक्कर लगाते हैं आप? हाँ। अभी यह परेशानी 1 या 2 किसानों की नहीं है, बल्कि जिले के लगभग सभी किसानों की है। सहकारिता बैंक ने लाखों रुपए खर्च कर रुपए कार्ड बनवाए, उसका वितरण करवाया, लेकिन उसे एक्टिवेट ही नहीं करवाया। नतीजा, आज 1 लाख से अधिक किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं ताकि उन्हें उनकी उपज का पैसा मिल सके। ATM कार्ड तो यूज करते हैं आप उसका? क्यों नहीं करते यूज? अभी हमारे को चलाते नहीं आते, कैसे कर लेंगे? क्यों बैंक वाले ने बताया नहीं क्या किस तरीके चलाते? नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। तो लेन देन कैसा करते हैं? पासबुक से करते हैं। पासबुक से करते हैं। परेशानी होती है कि नहीं होती है? तो परेशानी होती है, आते हैं। मगर क्यों नहीं करते? वो तो काफी सहूलियत वाला है ATM। जानकारी मालूम नहीं ना उनको। जी हमारे को जानकारी मालूम नहीं है, कैसे कर लेंगे? जिला सहकारी बैंक के प्रशासक उदय सिंह नकपुरे बताते हैं कि भाजपा शासनकाल में इन कार्डों का वितरण किया गया था। अब तक यह कार्ड एक्टिवेट क्यों नहीं हुए और आगे कार्ड के लिए क्या प्रक्रिया करवाई जाएगी, इन सब विषय पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी और किसानों की परेशानी दूर की जाएगी। शहर के दीनदयालपुरम निवासी शिक्षक देवेंद्र तिवारी के पुत्र प्रतीक तिवारी ने अखिल भारतीय JEE मेंस इंजीनियरिंग परीक्षा 2020 में 98.57 अंक अर्जित किए हैं। 18 जनवरी को परीक्षा परिणाम आते ही देवेंद्र तिवारी को फोन पर बधाइयों का तांता लग गया। परिचित, रिश्तेदार और पड़ोसियों ने तो जैसे फोन और स्वयं घर जाकर बधाइयां देना शुरू कर दी। अपने बेटे की इस सफलता से उसके परिजन काफी खुश दिखाई दिए। नॉर्मल पढ़ाई है, बाकी मतलब कुछ ऐसे स्पेशल नहीं है। फिर भी कितना समय दे देते हो आप? 10-12 घंटे। 12 घंटे। क्या चीज रहता है इसमें सबसे ज्यादा, क्या कठिनाई है? वही स्पीड मेंटेन करना पड़ता है बस।
फिर भी किस तरीके से? स्पीड मतलब जैसे 3 घंटे में अपने को 75 क्वेश्चन करना है, तो उसमें स्पीड मेंटेन करना पड़ता है कि मैथ्स में अपने को इतना समय देना है तो इतने समय में हो जाना चाहिए। प्रतीक बीते 2 वर्षों से राजस्थान के कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। वे बताते हैं कि इस परीक्षा के लिए उन्होंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की, जिसके बाद उन्हें इतनी बड़ी सफलता मिली है। सपोर्ट तो मम्मी पापा सभी मतलब परिवार सभी घर परिवार वाले दोस्त लोग भी रहे। तो सबसे ज्यादा रुचि किस चीज में थी आपको? रुचि वही मतलब साइंस में थी। तो कोटा में कितने साल रहे? 2 साल। वहाँ पे आपके साथ कौन कौन थे कोटा में? वहाँ पे मैं अकेला था और मेरे 2 दोस्त साथ में थे। अच्छा, बालाघाट के और भी लड़कों ने दी थी? हाँ, बालाघाट के और भी दोस्त थे। क्या रहा उनका रिजल्ट कुछ? उनका रिजल्ट भी अच्छा रहा। अच्छा, हाँ। लेकिन आपने कितना परसेंटेज बनाया? परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल है 98.57 ऐसे। अब क्या सोचा आपने फिर? अभी बस आगे 12th का बोर्ड का एग्जाम है, उसके बाद एडवांस की तैयारी करना। निश्चित ही प्रतीक ने जेईई मेंस इंजीनियरिंग परीक्षा में कामयाबी हासिल कर एक बार फिर साबित कर दिया कि बालाघाट जैसे छोटे जिले में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जरूरत बस इस बात की है कि उन्हें किस तरह से तराशा जाता है। टॉप मीन्स 98.57 परसेंटाइल इसके आए हैं और बड़ी खुशी है। और बालाघाट जैसे छोटे शहर में इसने कोटा में 2 वर्ष अध्ययन किया और पहले से ये पढ़ाई में अच्छा रहा है और आज हम पूरा परिवार इस विषय में बहुत खुश हैं। किस तरह की तैयारी करता था ये? इसको हमने 11th से कोटा में शिफ्ट कर दिए थे। कोटा में पढ़ रहा था ये और जेईई मेंस का जो अभी आज रिजल्ट आया उसमें अच्छी सफलता प्राप्त की है इसने। अच्छा, फिर भी किस चीज में रुचि थी इसकी? इसका शुरू से साइंस में इंटरेस्ट रहा और साइंस में अच्छी मार्किंग लिया है इसने। 99 मार्क्स इसके मैथ्स में और फिजिक्स में है। केमिस्ट्री में थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अपने जिस स्तर में अपन बालाघाट में शिक्षा ग्रहण करते हैं उस स्तर पर बहुत अच्छा इसने। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार 18 जनवरी को एक बार फिर जिले में आसमान में छाए काले बादल बैहर और लामता क्षेत्र में झमाझम बारिश के रूप में बरस पड़ी, जिस कारण जनजीवन प्रभावित हुआ और लगभग 35 लाख रुपए की धान पूरी तरह से भीगकर खराब होने की स्थिति में आ चुकी है। लगातार बेमौसम बारिश के कारण जहां एक बार फिर कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिले के लामता क्षेत्र के जरेरा, कुम्हारी, समनापुर खरीदी केंद्रों में रखी हजारों क्विंटल धान भीग गई। जब से धान खरीदी शुरू हुई है हमारे जरेरा से मात्र 320 क्विंटल का परिवहन हुआ है। आज जो बारिश हुई उस बारिश से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी जरेरा समिति को हुआ। लगभग 5000 बोरी गीली हुई। ये मान के चलिए 30 से 35 लाख की धान का नुकसान हुआ है। यही स्थिति हमारे यहाँ समनापुर में है, वहाँ भी लगभग 300 बोरी प्रभावित हुई। कुम्हारी में 1500 बोरी करीब खराब हुई है। इस तरीके से ये परिवहन न होने की वजह से ये इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही है, तो बहुत ज़्यादा चिंताजनक। इस पूरे मामले पर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक उदय नकपुरे बताते हैं कि लगातार परिवहन के लिए पत्र लिखा जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द पूरा का पूरा धान परिवहन हो जाए। अभी जैसा आपने बताया कि जरेरा में ऐसा हुआ है, वहीं की सूचना है। बाकी और जगह की अभी इस संबंध में खबर नहीं आई। मैं भी अभी यहाँ आया हूँ और हम पता करवा रहे हैं कि कहाँ कहाँ ऐसी स्थिति आई है। जरेरा की जहाँ तक बात है तो पिछले वर्ष जो वहाँ सड़क है, पहुँच मार्ग है, वो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसलिए वहाँ का परिवहन नहीं हो पाया था। लेकिन फिर भी परिवहनकर्ता के इनकार के बाद भी उनको हमने कहा था कि परिवहन करें, तो परिवहन करने तैयार हो गए थे। लेकिन अब पानी आने के कारण थोड़ा सा परिवहन प्रभावित हुआ है। परिवहन की व्यवस्था भी देखेंगे कि जैसी रोड ठीक होगा या अन्य कोई विकल्प होगा उसमें वहाँ पहुँच मार्ग का, तो वहाँ से उसका परिवहन कराएंगे। वारासिवनी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर में 18 जनवरी को जनसंपर्क किया गया, जो पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की अध्यक्षता में चलाया गया, जिसमें सीएए के समर्थन में बालाघाट नागरिक परिषद द्वारा 20 जनवरी को आयोजित विशाल तिरंगा रैली में पहुंचने नगरवासियों को आमंत्रण दिया गया।
वहीं घर घर जनसंपर्क कर केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पास कर देश में लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में बताया गया कि इस नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून से भारत के निवासी व चाहे किसी भी धर्म विशेष समाज का हो, उसे किसी प्रकार का इस कानून से भय नहीं होना चाहिए। और जो बताया जा रहा है कि नागरिकता छीनी जाएगी, ये केवल एक भ्रम है। जो सीएए है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसके पक्ष में बालाघाट नागरिक परिषद ने और एक रैली निकालने का कार्यक्रम किया है बालाघाट में 20 तारीख को 1 बजे। तो इसके लिए हम नागरिकता परिषद को भारतीय जनता पार्टी अपना समर्थन दे रही है और हम इस समर्थन के माध्यम से और शहर में सारे लोगों से संपर्क करके और ये आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग बालाघाट 20 तारीख को 1 बजे पहुँचे नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में। नगर की समन्वयक संस्था शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में डीएलएड पूरक परीक्षा 2019 की अंक सूचियों का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बोर्ड प्रभारी श्री बैस ने बताया कि शिक्षा विभाग के द्वारा डीएलएड पूरक परीक्षा की अंक सूची उपलब्ध करा दी गई है, जिसका वितरण आज से प्रारंभ किया गया है। कुल 6 संस्था हैं जहां डीएलएड पाठ्यक्रम संचालित है। ये डीएलएड पूरक परीक्षा 2019 उसको द्वितीय अवसर बोलते हैं। तो जिले में जो बीएड कॉलेज है, 10 कॉलेज है, वहाँ के जो बच्चे जिनको सप्लीमेंट्री आई थी 2019 में, उनकी परीक्षा जबलपुर में संपन्न हुई। उनकी अंक सूचियाँ हमको प्राप्त हुई है और उसका वितरण आज से समन्वयक संस्था में किया जा रहा है। अच्छा सर, इसमें कब एग्ज़ाम हुई थी? ये एग्ज़ाम सितंबर महीने में हुई थी। अच्छा, लगभग मार्कशीट आपके पास आ चुकी है? हाँ, सिर्फ 6 संस्थाएँ हैं जहाँ के बच्चे सप्लीमेंट्री में आए थे। कहीं एक बच्चा है, कहीं 2-3 ऐसे, तो सभी की मार्कशीट आ गई है। राज्य सरकार के आईटी विभाग मैप आईटी के द्वारा जिला ई गवर्नेंस सोसाइटी के माध्यम से प्रदेश में के 51 जिलों में ई दक्ष केंद्र की स्थापना की गई। जिले में ई दक्ष केंद्र शासकीय विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 में ई दक्ष के द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों की लगभग आधा सैकड़ा से अधिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं, जिनमें 3 से 4 हजार कर्मचारियों ने इंटरनेट, साइबर सिक्योरिटी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सहित अन्य महत्वपूर्ण एप्लीकेशन की जानकारी प्राप्त की है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान ई दक्ष केंद्र के वरिष्ठ प्रशिक्षक उमाशंकर पटले ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों को केंद्र के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें राज्य शासन की चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अलावा अन्य गतिविधियों में विभागीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। लालबरा के स्थानीय विश्राम गृह में 18 जनवरी को दोपहर 2 बजे फिशरमैन कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। यह बैठक फिशरमैन कांग्रेस प्रदेश महासचिव कमल शांडिल्य, फिशरमैन कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक ऊके की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें फिशरमैन कांग्रेस व मछुआ संगठन के पदाधिकारियों को अवगत करवाया गया कि मध्य प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस जिला इकाई बालाघाट के द्वारा 21 जनवरी को बालाघाट स्थित कमला नेहरू सभागृह में फिशरमैन कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक पदाधिकारियों का सम्मान समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया है। लालबर्रा ब्लॉक फिशरमैन कांग्रेस के अध्यक्ष सम्मानी दीपक ऊके जी द्वारा स्थानीय विश्राम गृह लालबर्रा में ब्लॉक फिशरमैन कांग्रेस की बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि अभी आगामी 20-21 तारीख को मध्य प्रदेश फिशरमैन कांग्रेस की जिला इकाई बालाघाट द्वारा कमला नेहरू भवन में जय स्तंभ के पास में फिशरमैन कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक पदाधिकारियों का सम्मान माझी मछुआ संगठन और जितने भी संगठन है मछुआरों के सभी एक साथ बैठकर फिशरमैन कांग्रेस के पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। वारासिवनी शहर के केशव इंग्लिश स्कूल वारासिवनी में 18 जनवरी को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता संस्था प्राचार्य दिनेश बहेटवार, खेल शिक्षक आदर्श वासनिक की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें स्कूल परिसर में विभिन्न खेल जैसे ऊंची कूद, लंबी कूद, 100 मीटर, 400 मीटर दौड़, खो खो, कबड्डी सहित अन्य प्रकार के खेलों का आयोजन किया गया।
अभी हमारे स्कूल में एनुअल गेम्स चल रहा है। इसमें नर्सरी टू 12th ऑल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है और इसमें हमने लॉन्ग जंप, कबड्डी, रेस एंड शॉर्ट पुट का यहाँ पर रखे थे हमने गेम्स के लिए। तो बॉयज़ का अच्छा रिस्पांस मिला और गर्ल्स भी अच्छे पार्टिसिपेट कर रही हैं गेम्स में। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया था? जैसे कि शिक्षा जो है इसमें एक स्टूडेंट का संपूर्ण विकास जो होता है, सर्वांगीण विकास, शारीरिक विकास। गरीब तबके के लोगों को समूह के माध्यम से गठित कर उन्हें कम ब्याज दर पर राशि उपलब्ध कराने का कार्य राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा किया जा रहा है और जारी की गई राशि के लिए सबसे कम ब्याज दर ली जाती है। वहीं विभाग के अधिकारियों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी से बेहतर अपनी योजना को बताया है। इस संदर्भ में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला योजना प्रबंधक ओम प्रकाश वेदवा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इस पे मुख्यतः जो है हमारा सपोर्ट रहता है वो उनकी छोटी ज़रूरतों को लेकर के। छोटी ज़रूरतें जैसे हो सकता है किसी समूह की जो दीदी है उसके वो स्कूल की फ़ीस नहीं भर पा रही है, अपने बच्चे की खाद बीज के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो इस तरीके की छोटी ज़रूरतों के लिए हम रिवॉल्विंग फंड की राशि के रूप में उन्हें सहयोग प्रदान करते हैं। उसके बाद में उनकी ज़रूरतें हो सकती है बड़ी हो जाएं कि जैसे बड़े स्तर पे उन्हें खाद बीज के लिए कहीं पे अधिया पे लेना है ज़मीनें, या फिर अगरबत्ती इकाई लगानी है, यूनिट सैनिटरी नैपकिन की इकाई लगानी, तो वैसी सपोर्ट के लिए हम अधिकतम हमारे यहाँ से 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। कटंगी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लोहमारा निवासी अर्जुन देवा की पुत्री रानी देवा किसी काम से अपनी मम्मी को बस में छोड़कर घर से मेन रोड पर आई थी, जहां पर अचानक से सिवनी की ओर से अज्ञात 4 व्हीलर की चपेट में आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत उपचार के लिए कटंगी अस्पताल लाया गया। कटंगी अस्पताल में उपचार के दौरान रानी की मौत हो गई। रानी कक्षा 7वीं की छात्रा थी। घटना दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। वाहन सिवनी की ओर से आ रहा था। चालक वाहन सहित फरार हो गया। पुलिस वाहन को पकड़ने में जुटी हुई है। वारासिवनी मुख्यालय से सटी ग्राम मेहंदीवाड़ा में शब्बीर स्पोर्टिंग एंड यूथ ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में 4 दिवसीय जिला अंतर युवा मंडल खेल प्रतियोगिता अखिल भारतीय वॉलीबॉल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके तहत टूर्नामेंट के लीग मैच खेले जा रहे हैं। इसी कड़ी में 18 जनवरी को भी करीब 1 दर्जन लीग मैच विभिन्न टीमों के मध्य खेला गया, जिसका समापन 19 जनवरी को क्वार्टर फाइनल एवं फाइनल मैच मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में किया जाएगा। कल से जो मैच चालू हुए थे, कल 3 मैच हो गए थे और अभी 5 मैच हो गए हैं। ये 8 मैच टोटल हो गए और अभी 6 मैच होना बाकी है। कहाँ से टीमें यहाँ पर आई हैं? टीमें हैं रांची, बनारस, मुंबई और जिला स्टील प्लांट, ऐसी 7 टीमों ने शिरकत किया है और ये सुपर लीग के मैच चल रहा है। फाइनल कब होना है? फाइनल 19 जनवरी शाम को होगा। अच्छा, नाइट मोड में भी? हाँ, नाइट मोड में भी टूर्नामेंट होगा। अच्छा, बताइए कि किस तरीके से कार्यक्रम अरेंज हुआ है और क्या कमी महसूस हो रही है इसमें, इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट की? ये टूर्नामेंट जो है कि दर्शकों की तो भीड़ काफ़ी है और ये टूर्नामेंट जो है अखिल भारतीय, इस टूर्नामेंट को मैनेज करने में हमको काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि आजकल जो है खिलाड़ियों को फेयर में जो है पैसे ज़्यादा देना पड़ता है। इस महोत्सव में झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य की टीमों ने भाग लिया है, जिसमें टीम के पॉइंट बेस पर क्वार्टर फाइनल में चयन किया जाएगा। इस दौरान दिन रात रोजाना आधा दर्जन से ज्यादा मैच खेले जा रहे हैं, जिसका नगर सहित क्षेत्र व आसपास के जिलों के खेल प्रेमी मैच का आनंद लेने पहुंच रहे हैं, जिसमें सभी लीग मैचों में सभी टीमों के खिलाड़ी अपना उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन कर रहे हैं। पर आए हो आप? हमारी पहली बार कैसा लगा? यहाँ का इवेंट बहुत अच्छा रहा। फैमिलियर यहाँ का माहौल है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं और
क्या अब अगली बार मौका मिलेगा आने का? तो मौका मिलेगा जरूर, हम लोग आएंगे। अच्छा, कैसा महसूस करते हैं आप स्कोप को, यानी वॉलीबॉल की स्कोप को लेकर आप पूरे देश में? वॉलीबॉल का थोड़ी सी कंट्री में क्या बोले, थोड़ा सा प्रोत्साहन की कमी है वॉलीबॉल में खासकर, क्या कि लोग ज़्यादा क्रिकेट, फुटबॉल यही सब में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वॉलीबॉल अभी बहुत प्रोत्साहन की मतलब सरकार को प्रोत्साहन की बहुत जरूरत है वॉलीबॉल। वारासिवनी नगर के श्री राम मंदिर स्थित सभागृह में 18 जनवरी को जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य वरिष्ठ कांग्रेसी नंदकिशोर सुराना, मनोतीबाई भवरे, जिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन संरक्षक देवाजीराव मराठे, अध्यक्ष आनंद ताम्रकार, डॉक्टर वीरेंद्र जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल का स्वागत अभिनंदन किया गया, जिसके बाद मांग पत्र सौंपकर सन 1947 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में बालाघाट जिले के वारासिवनी तहसील में बहुत संख्या में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, जिसमें दशाराम फूलमारे अंग्रेजों की गोली से शहीद हुए थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की माली हालत कमजोर होने से उनके बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए। मुझे बड़ा गर्व होता है कि जब भी भोपाल में बात होती है तो मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेरे वाले क्षेत्र में हुए हैं। मैं इस बात को समझना चाहता हूँ और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सौभाग्य की बात है कि जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, चाहे प्रस्तुता वर्मा जी सब चालू करें, हमारे ठाकुर साहब ताम्रपाल जी हैं, टेकचंद जैन जी हैं, हमारे पीसी सोलंकी जी हैं, सीताराम जी, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, इनका मेरे पिताजी के साथ बहुत ही बड़ा अपना था और अपने बेटे समान मानते थे। और जब भी कार्यक्रम हुआ मैं बाइक से अपने पिताजी को लेके जाता था कार्यक्रम में, कई बार मैं टेकचंद जैन जी को लेके गया कार्यक्रम में, कई बार ठाकुर साहब ताम्रपाल जी को मोटरसाइकिल में लेके गया, बाइक से लेके गया, कसूरदा वर्मा जी का तो विशेष आशीर्वाद के साथ कई बार बैठा, कई बार वो लेके गया, जब भी बड़ी मीटिंग होती थी तो ये उसके साथ बैठने का कुछ सुनने का अवसर मुझे मिला था। और यही कारण है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की भावना हो सकती है उस सबका इसने आशीर्वाद से मुझे बहुत कुछ मेरे जहन में बहुत सारी बातें आई, देश प्रेम की बात, समाज सेवा की बात और देश सेवा क्या होती है, किस निष्ठा क्या होती है, इस सब के साथ रहकर मैंने सीखा इनकी भावना को समझा। उत्तर प्रदेश और गोवा सरकार के जैसे मध्य प्रदेश में भी शासकीय नौकरी में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चों को आरक्षण दिया जाए और एकमात्र शहीद दशाराम फूलमारी की याद में स्मारक का निर्माण नगर में किया जाए। प्रवेश किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यादगार बरकरार है, उनको बहुत चिंता थी और इसी निमित्त उन्होंने दशाराम जी की फुलमारी का जो शहादत स्थल है वहां पर गेट बनाने की पेशकश की थी और आज से 20 साल पहले उन्होंने 21,000 रुपए का योगदान दिया था। तब से ये सिलसिला जो चल पड़ा है शहादत को याद करने का, उसको हमारे जो परिवार के सदस्य हैं गुड्डा भैया उसने आगे बढ़ाया, दाऊद भाई, गुड्डा भैया और देवाजी मराठे, इन सबके सहयोग से शहादत स्थल पे हर साल कार्यक्रम होता रहा। उसका श्रेय केवल गुड्डा भैया, स्मृति जी जब अध्यक्ष बनी उन्होंने भी इस परंपरा को आगे किया और तब से ये जो शहादत दिवस मनाने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ वो निरंतर चल रहा है। केवल इसी साल शासकीय कार्य में व्यस्तता होने के कारण हमारे बीच गुड्डा भैया नहीं रहे, वरना जब से कार्यक्रम शुरू हुआ जब से गुड्डा भैया का हमको साथ मिलता है। किसान के नाम पर एक व्यापारी द्वारा धान बेचने का प्रयास करने का मामला 18 जनवरी को तिरोड़ी तहसील के अंतर्गत धान खरीदी केंद्र बमनी में सामने आया है। इस प्रकरण में ट्रैक्टर से लाई गई 91 बोरी धान को ट्रैक्टर सहित जब्त कर लिया गया है और व्यापारी के खिलाफ महकेपार थाने में प्रकरण दर्ज कराया गया है। तिरोड़ी तहसीलदार शोभना ठाकुर द्वारा 18 जनवरी को धान खरीदी केंद्र बमनी का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि ग्राम अंजन बिहरी के कृष्ण कुमार बिटले द्वारा ट्रैक्टर मालिक हितेंद्र सिंह पुष्प तोड़े के ट्रैक्टर में कुल 91 कट्टी धान लाकर बेचा जा रहा है। कृष्ण कुमार बिटले के पास से उसकी स्वयं की एवं विनोद के नाम की पंजीयन पर्ची बरामद हुई। कृष्ण कुमार का 10 क्विंटल व विनोद का 11 क्विंटल धान के लिए ही पंजीयन है। कृष्ण कुमार बिटले के पास से ग्राम दिगदा के किसान राधेलाल की 4 ऋण पुस्तिकाएं पाई गईं, लेकिन उसका धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं था।
कटंगी एसडीएम प्रमोद सेन गुप्ता को जैसे ही इसकी सूचना मिली वे तत्काल बमनी पहुंचे और ट्रैक्टर व धान को जब्त कराया और महकेपार थाने में इस मामले में व्यापारी एवं ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लापरवाही बरतने पर 9 समिति के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों ना उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। किसानों से अधिक तौल करने, बोरों की समय पर सिलाई न करने, बोरों को ट्रक में लोड करने में विलंब करने एवं किसानों को भुगतान में विलंब करने के कारण खरीदी केंद्र कुमादेही, हट्टा, चिखलाझोड़ी, बोदा, अमेडा, खारा, जौनपुर, बघोली एवं गढ़ी के प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उन्हें 3 दिनों के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे LIG-MIG फ्लैट्स को खरीदने का सपना देख रहे नगरवासियों को अब इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लगभग वर्ष भर बाद रेरा ने नगरपालिका को LIG और MIG फ्लैट की बिक्री के लिए परमिशन दे दी है। हालांकि इस परमिशन का लेटर अभी तक नगरपालिका के पास नहीं आया है, लेकिन तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नगरपालिका को रेरा की परमिशन मिलने की बात कही जा रही है। वहीं नगरपालिका अधिकारियों द्वारा जल्द ही LIG और MIG फ्लैट की बिक्री शुरू किए जाने की बात कही गई है। फ्लैट की बिक्री के लिए नगरपालिका द्वारा जल्द ही कार्य योजना बनाई जाएगी, जहां बोली लगाकर फ्लैट की नीलामी होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार MIG फ्लैट के लिए अनुमानित कीमत 13 लाख रुपए का आकलन किया गया है। वहीं LIG फ्लैट की कीमत 11 लाख रुपए आंकी गई है। इस आधार पर ही बोली लगाकर LIG और MIG फ्लैट की बिक्री की जाएगी, जिसकी कार्य योजना नगरपालिका द्वारा बनाई जा रही है। इन दोनों ही फ्लैट को खरीदने के लिए नगर का कोई भी व्यक्ति बोली लगाने के लिए स्वतंत्र रहेगा। वहीं नगरपालिका द्वारा बैंक फाइनेंस की सुविधा भी दी जाएगी। 468 लोगों में लगभग 115 या 112 लोग जिनको मकान आवंटित नहीं हुए हैं, इसके पहले 3 बार मेले लगा चुके, वो लोग वहाँ मेले में नहीं आए, इस कारण से उनके आवंटन की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। 24 तारीख के बाद हम अंतिम बार सबको सूचना करके, सूचना भिजवा के, फ़ोन पर सूचना देके अंतिम बार उसके आवंटन की कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक आपने बोला कि मकान नहीं बन पाए, तो मकान का तो आप स्वयं भी अपने मकान बनाए होंगे, तो समय तो लगता है और उसकी प्रक्रिया में लगता है, फिनिशिंग में भी लगता है। तो अभी हमारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, फिनिशिंग का काम भी चालू नहीं। उसके लिए बैंकों को प्रकरण भेजे हुए हैं, बैंक को भी अपने ऊपर के वरिष्ठालय से उनको अनुमति प्राप्त करनी होती है। उस प्रक्रिया में वो है, वो अतिशीघ्र हो जाएगा। इसके पहले भी बैंक के अधिकारियों से चर्चा हुई थी, उन्होंने बोला था कि 10-15 दिन के अंदर उनकी स्वीकृति आ जाएगी, उसके बाद में लोन की प्रक्रिया वो कर देंगे। पैसे तो जिस दिन से हमने काम शुरू नहीं किए थे तब से जमा कर रहे हैं। बाकी जब ये पूरे 468 लोगों का हो गया पैसा जमा, उसके बाद से बैंक की प्रक्रिया कर रहे हैं। बैंक की प्रक्रिया हमको 3 से 4 महीने हो गए हैं उसकी प्रक्रिया में। तो जितनों के फार्म भी आधे अधूरे आए तो उनकी पूर्ति करनी होती है और इस कारण से थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 के समर्थन में नागरिक मंच, भारतीय जनता पार्टी और अलग अलग संगठनों द्वारा 20 जनवरी को शहर में रैली निकाली जा रही है। रैली से पूर्व तैयारियों के लिए 18 जनवरी की रात 9 बजे शहर के पारसनाथ भवन में व्यापारी प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विधायक गौरीशंकर बिसेन सहित भाजपा पदाधिकारी और व्यापारी मौजूद थे। बालाघाट नागरिक परिषद द्वारा डॉक्टर शरणागत के नेतृत्व में आज ये बैठक लगेगी, व्यापारियों की बैठक है। व्यापारी समाज सजग रहा है। कोई भी सरकार हो, सरकार यदि लोकहित में निर्णय लेती है तो हम सभी समर्थन करते हैं, चाहे वो किसी दल की भी सरकार हो। व्यापारी एक सजग प्राणी है, इसलिए उनको आज के मामले में नागरिकता कानून जो आया है उस मामले में व्यापारियों के क्या विचार है और अपने विचारों को समझने के लिए और समझाने के लिए बैठक रखी गई है। इसी तरह युवा प्रकोष्ठ शहर के युवाओं द्वारा CAA रैली को समर्थन देने के लिए शहर के नए राम मंदिर में रात 9 बजे ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के युवा मौजूद थे। बैठक ये जो नागरिक संशोधन कानून जो लागू हुआ है देश के अंदर, उसके समर्थन में 20 तारीख को 20 जनवरी 2020 को दिन सोमवार को अम्बेडकर चौक से दोपहर 1 बजे एक रैली निकाली जा रही है। उस हेतु आज यहाँ पे बालाघाट नगर के जितने युवा व्यवसायी थे उनको इस बैठक में बुलाया गया है और उस रैली की चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। ग्रामीण पुलिस ने गोंदिया रोड खुरसौड़ी चौक में 3,50,000 की
देसी शराब से भरे ट्रक को जब्त कर 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। ग्रामीण थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात्रि गोंदिया रोड खुरसौड़ी चौक में वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रात करीब 9:30 बजे वाहन चेकिंग के दौरान बालाघाट की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर चेकिंग की गई तो ट्रक में देसी शराब के 150 बॉक्स पेटी पाई गई। इस शराब के परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिससे अवैध मानते हुए ट्रक पर सवार 3 व्यक्ति दुर्गेश लाले उम्र 30 वर्ष निवासी सड़क अर्जुनी गोंदिया, सुनी बड़ोले उम्र 35 वर्ष निवासी कोहमारा गोंदिया, रज्जू प्रजापति उम्र 33 वर्ष जोधीटोला गोंदिया को धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मॉल नगरी भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में शनिवार को 2 फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें प्रतियोगिता का पहला मुकाबला पुरुष वर्ग में जबलपुर और मॉयल नागपुर के बीच खेला गया, तो वहीं महिला वर्ग में प्रतियोगिता का दूसरा फाइनल मुकाबला दुर्ग और भंडारा के बीच हुआ। इन दोनों ही फाइनल मैच में 1-1 गोल दाग कर मॉयल नागपुर और दुर्ग छत्तीसगढ़ ने प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। इसी तरह पुरुष वर्ग में जबलपुर की टीम उपविजेता घोषित की गई, जिन्हें आयोजक समिति द्वारा 31,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। वहीं विजेता रही मॉयल नागपुर को 51,000 रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। इसी तरह प्रतियोगिता के दूसरे फाइनल मैच में महिला वर्ग में दुर्ग छत्तीसगढ़ की टीम विजेता घोषित की गई, जबकि भंडारा मॉयल उपविजेता रही। समिति द्वारा समस्त विजेता और उपविजेता टीम को नकद पुरस्कार सहित शील्ड, ट्रॉफी और सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए। इसी तरह बेस्ट स्कोरर, बेस्ट डिफेंस, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सहित अन्य पुरस्कारों का वितरण किया गया। भरवेली के दुर्गा चौक मैदान में खेली जा रही अखिल भारतीय माइनर मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट में शनिवार को प्रतियोगिता का पहला फाइनल मैच पुरुष वर्ग में मॉयल नागपुर और जबलपुर के बीच खेला गया, जिसमें अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मॉयल नागपुर ने 1-0 से प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। खेल के शुरुआती दौर में दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ गोल दागने में नाकामयाब रहीं। वहीं खेल के अंतिम दौर में मॉयल नागपुर के खिलाड़ी टिकेश कठौते ने जबलपुर के खिलाफ 1 गोल दागकर अपनी टीम की बढ़त दिलाई। वहीं समय समाप्त होने तक जबलपुर की टीम मॉयल नागपुर के खिलाफ गोल दागने में नाकामयाब रही। इस तरह टिकेश कठौते की मदद से दागे गए पहले गोल से इस प्रतियोगिता का फाइनल मॉयल नागपुर ने अपने नाम कर लिया। इसी तरह महिला वर्ग में प्रतियोगिता का दूसरा फाइनल मुकाबला दुर्ग और भंडारा के बीच हुआ। इस मुकाबले में दुर्ग छत्तीसगढ़ ने भंडारा मॉयल के खिलाफ 1 गोल दागकर प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। समिति के समस्त सदस्य अध्यक्ष मधुर सुभाष चौधरी जी, श्री जायसवाल जी, बनाते हुए मॉल लिमिटेड चौधरी जी बहुत ही ऊंचा प्रयास यहाँ पर मॉल लड़का शुरुआत की बदौलत इन्होंने ड्राइव कर दी और ये फिर से गोल के रूप में आया और एक अभी तेज गति से बॉल को किक कर दिया है। ये महिला वर्ग का फाइनल मैच प्रारंभ हो चुका है। मॉयल लिमिटेड भंडारा और दुर्ग के टीमों के बीच में। लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के द्वारा कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित होंगी। कक्षा 9वीं की परीक्षा 28 फरवरी को संपन्न होगी, वहीं कक्षा 11वीं की परीक्षा 29 फरवरी को समाप्त होगी। परीक्षा का समय सुबह 8:30 बजे से सुबह 11:30 बजे निर्धारित किया गया है। वहीं आदेश के अनुसार कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र राज्य मुक्त विद्यालय परिषद भोपाल द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन की परीक्षा संस्था स्तर पर ही आयोजित की जाएगी।
केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन कानून CAA के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने 20 तारीख को होने वाली तिरंगा रैली के संदर्भ में आज नगर में घूमकर जन समर्थन के लिए जनसंपर्क किया। इनको भी दो। 11 बजे का ना? 1 बजे। भैया रैली में रहना है ना? कि आपको मालूम है CAA के समर्थन में, नागरिक संशोधन कानून के समर्थन में 20 जनवरी सोमवार के दिन एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। तो उसका हम व्यापारियों से समर्थन मांग रहे हैं और व्यापारी भी स्वयं आगे आकर के इसमें समर्थन दे रहे हैं। कई व्यापारियों ने तो हमसे खुद आग्रह किया है कि हम दुकान को बंद रख करके इस रैली में शामिल होंगे। तो एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और हम एक अपील भी करते हैं कि पूरा व्यापारी वर्ग, पूरे नगरवासी इस रैली के समर्थन में आए और भारत सरकार को शक्ति प्रदान करें। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जेईई मेंस इंजीनियरिंग परीक्षा 2020 का परिणाम शहर के प्रतीक तिवारी ने अर्जित किए 98% अंक। सुर्खियों में नगर पालिका में कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाने की खबर, दावेदार हुए सक्रिय। बैहर लामता क्षेत्र में झमाझम बारिश, 35 लाख रुपए से अधिक की भीगी धान। समर्थन मूल्य धान खरीदी में लापरवाही, 9 समिति प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस। पुलिस ने की कार्रवाई, 3,50,000 की देसी शराब सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। 4 व्हीलर की चपेट में 13 वर्ष की बालिका की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू। रेरा नदी LIG MIG पर परमिशन, PM आवास शहरी योजना हितग्राही को मिलेगा लाभ। और व्यापारी का 91 कट्टी धान पकड़वाया, ट्रैक्टर सहित धान जब्त, पुलिस में प्रकरण दर्ज। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।